Today we are going to start a new chapter from class plus 2 subject economics, and the name of the chapter is balance of payment. Balance of payment, it is the last chapter of your book macroeconomics, chapter number 12, and in this chapter we will discuss what is the meaning of balance of payment and its structure. In this structure we will understand the different type of accounts like current account, capital account and official reserves. So then we calculate the overall balance and how we calculate the balance of payment. All the numerical portions will be covered in this chapter, and we also understand in this chapter that what is the significance of balance of payment. So let's start the first topic of this chapter, and the topic name is first chapter topic is बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। अब कोई भी कंट्री है दुनिया के अलग अलग देशों के साथ वो ट्रेड करती है, जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो मेन एस्पेक्ट हैं हमारे ट्रेड के। और कोई भी कंट्री जब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड करती है तो उसके अंदर चाहे इंपोर्ट है चाहे उसके अंदर एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, और इन दोनों के बीच हम चार टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अलग अलग देशों के बीच में देखते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स, it also named as tangible items, and the another name is used for this term is merchandise. So कोई भी कंट्री है जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पहला ट्रेड का पॉइंट है वो है गुड्स का ट्रेड, या इसी को हम टेंजिबल आइटम्स बोलते हैं, या इसी का नाम हम यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज आइटम्स। गुड्स के अलावा दुनिया के अलग अलग देश इनविजिबल आइटम्स में भी ट्रेड करते हैं, जिसको हम सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर और इनविजिबल आइटम्स। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देश रियल एसेट्स में भी ट्रेड करते हैं। अब रियल एसेट्स क्या होते हैं? रियल एसेट्स के अंदर हमारे पास मेनली प्रॉपर्टी का केस है, या किसी प्रकार की कोई कैपिटल है, तो इसको हम काउंट करते हैं रियल एसेट्स के अंदर। अब इसके अलावा एक ट्रेड होता है हमारा फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो फाइनेंशियल एसेट्स की एंट्रीज हैं वो आजकल बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारा जितना भी ट्रेड होता है शेयर्स का, या इसके अलावा हम बॉन्ड्स के अंदर जितना भी शेयर करते हैं, शेयर और बॉन्ड्स के अंदर जितना भी ट्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। सो किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ये चार जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, और इन सभी चारों एंट्रीज को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नाम देते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इसको हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के नाम से भी लिख सकते हैं, और इसी के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो मोनेटरी ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये दोनों नाम हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो किसी भी कंट्री का दुनिया के अलग अलग देशों के साथ एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, या जिसको हम मोनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शंस का जो एक साल का हमारा बैलेंस है ओवरऑल, उस बैलेंस का नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको बेसिक डेफिनेशन याद करने के लिए मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास टोटल ये चार टाइप की ट्रांजैक्शंस है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दूसरा की पॉइंट आपके लिए है कि जितनी भी हमारी ये ट्रांजैक्शन है ये हम कैलकुलेट करेंगे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, और इसमें कोई भी कंट्री दुनिया के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ एक साल के अंदर जितनी भी ये चार टाइप की ट्रांजैक्शंस करती है अकाउंटिंग ईयर के, उस बैलेंस का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू ऑल दी मोनेटरी ट्रांजैक्शन। आप इसकी जगह पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की सारी मोनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जो कोई भी कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ एक अकाउंटिंग ईयर में करती है। इन सभी ट्रांजैक्शंस के बैलेंस का नाम है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है
बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये आती है कि जब भी कोई कंट्री दुनिया के अलग अलग देशों से किसी प्रकार का भी ट्रेड करती है, चार तरह की डील जैसे हमने पहले बताई हैं, तो उसके अंदर हम जब भी ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनका जो बैलेंस होता है वो क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। अब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो करेंसीज हैं वर्ल्ड की, जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती हैं, उन सभी को बेसिकली बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। अब तो हमें 1945 के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो डॉलर के अंदर ही होती हैं। अगर हमने किसी भी कंट्री को पे करना है किसी भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसके लिए, तो हमें उसके अंदर डॉलर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 11 चैप्टर में पढ़ा है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डॉलर है उसको इंटरनेशनल करेंसी है जो वो डिसाइड किया गया है इन द केस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ पेमेंट्स। अब जितना भी हमारे पास ये डॉलर का स्टॉक होगा वो हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज, ये इसको हम शॉर्ट के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं फॉरेक्स। ठीक है, तो फॉरेक्स के अंदर फोर का मतलब यहाँ पे फॉरेन है और एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सचेंज है। अब कोई भी कंट्री जब किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, सपोज करो कि इंडिया ने किसी कंट्री को किसी प्रकार का एक्सपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट करने से हमारी कंट्री के अंदर होगा इनफ्लो। इनफ्लो किस चीज़ का होगा? हमारे पास इनफ्लो होगा फॉरेक्स का। जैसे ही इंडिया किसी कंट्री को किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का या रियल एसेट्स का कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो उससे हमारे देश के अंदर जो डॉलर है, जो जो फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी है, उसका इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब कि देश के अंदर वो पैसा फ्लो करता है। और जब भी हम किसी कंट्री से उन्हीं चार ट्रांजेक्शन का इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हमारी कंट्री में से जो हमारी जो फॉरेक्स है यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब कि देश का पैसा बाहर जाएगा और इनफ्लो का मतलब होता है कि देश से पैसा बाहर से देश में आएगा। तो एक्सपोर्ट के साथ होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और इंपोर्ट के साथ होता है हमारा आउटफ्लो। सो ये दो कंसेप्ट भी हमारे लिए समझने जरूरी है कि इनफ्लो कब होता है और आउटफ्लो कब होता है। इसके अलावा हमारे लिए एक चीज़ समझना ये भी ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास किसी प्रकार की कोई रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट का मतलब कि कोई भी पेमेंट आती है तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्रेडिट के साथ शो करते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं या किसी चीज़ का हम पेमेंट करते हैं तो उसकी जो एंट्री है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट के साथ हम डोनेट करते हैं। तो ये दो पॉइंट भी आपको यहाँ से नोट कर लेने पड़ेंगे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, उसके अंदर कौन सी टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के जो एस्पेक्ट है, स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है करंट अकाउंट। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के बाद जो लास्ट में हमारे पास एंट्री आती है उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स। सो ये टोटल थ्री टाइप्स के इसके अंदर हम अकाउंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है करंट अकाउंट, फिर उसके बाद है हमारे पास कैपिटल अकाउंट और उसके बाद है हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व सब। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे कि कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है इसके अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिसके साथ गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं या जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ है, इन दोनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा, नो इम्पैक्ट। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो पैसा हमने फ्यूचर में वापस करना है, इसको हम फ्यूचर क्लेम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट ने किसी कंट्री से कोई पैसा बोरो किया है तो वो एक टाइप का फ्यूचर क्लेम है क्योंकि उस पेमेंट को हमने फ्यूचर में वापस करना है, तो इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइबिलिटीज़। और एसेट्स का मतलब होता है जी कोई भी ऐसा हमारे पास वेल्थ या रिसोर्स जिससे हमें इनकम जनरेट होती है। तो करंट अकाउंट के अंदर हमारे ना तो एसेट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ना ही गवर्नमेंट की किसी प्रकार की लाइबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता, और इस अकाउंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। इसके बाद चलते हैं हम कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है या गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोनों में से अगर किसी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि जो ऑफिशियल रिजर्व है ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप के अकाउंट रखता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट में से जो ऑफिशियल रिजर्व वाला अकाउंट है, इसकी एंट्री हम अलग रखते हैं। इसका रीज़न बेसिकली ये है क्योंकि इन दोनों अकाउंट में से जो भी हमारा बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, उसको फाइनली बैलेंस करने का जो काम है वो करता है ऑफिशियल रिजर्व। और इसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट में से ऑफिशियल रिजर्व का जो अकाउंट है इसको अलग रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऑफिशियल रिजर्व क्या कैपिटल अकाउंट ही है, तो हम लिखेंगे हाँ कि ऑफिशियल रिजर्व है जो वो कैपिटल अकाउंट ही है, क्योंकि इसके साथ भी हमारी जो एसेट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऑफिशियल रिजर्व है क्या है? ऑफिशियल रिजर्व को हम बेसिकली बोलते हैं फॉरेक्स। जितना भी हमारे पास डिफरेंट कंट्री की जो करेंसीज हैं उनका जो भी हमारे पास कस्टडी है, स्टॉक है, उसको बोलते हैं फॉरेक्स। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास गोल्ड आ जाता है, और इसके अलावा दुनिया की अलग अलग जितनी भी करेंसी हैं उन सभी का जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, चाहे रूबल है, चाहे पाउंड है, चाहे हमारे पास उसके अंदर अमेरिकन डॉलर है या यूहान है, जितनी भी हमारी डिफरेंट नेशंस की कंट्री हैं उन सभी के स्टॉक को बोलते हैं हम ऑफिशियल रिजर्व। तो ऑफिशियल रिजर्व का काम बेसिकली ये होता है कि ये दोनों अकाउंट का बैलेंस जो भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि हम फेवरेबल हैं, हमें पैसा लेना आया, और नेगेटिव का मतलब कि हमें पैसा देना आया, तो इन दोनों को फाइनली जो बैलेंस करेगा वो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट करेगा, तभी जाके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जीरो के इक्वल आएगा। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस का मतलब कि फाइनली हमें ये क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ये तीन टाइप के अकाउंट है। अब इसमें से हम डिफरेंट टाइप के जो अकाउंट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि करंट अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आएंगी, ऑफिशियल रिजर्व में कौन सी एंट्रीज आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट अकाउंट के अंदर कौन सी हमारे पास एंट्रीज है। और करंट अकाउंट के बारे में हमने बेसिक एक फैक्ट आपको बताया कि करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की जो एंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास एंट्री है उसका नाम है हमारे पास गुड्स। और गुड्स को आप पहले मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के बताया कि आप इसको टेंजिबल आइटम्स के नाम से भी लिख सकते हो और आप इसको मर्चेंडाइज के नाम से भी लिख सकते हो। तो ये तीनों नाम इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आती हैं इनविजिबल आइटम्स, यानी कि सर्विसेज का पार्ट आता है। और नंबर 3 पर आती हैं हमारे पास यूनिलैटरल आइटम्स। यूनिलैटरल आइटम्स को आप पेपर के अंदर वन साइडेड आइटम्स भी लिख सकते हो। ये दोनों नाम आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप तीसरा नाम इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, करंट ट्रांसफ़र। ये तीन नाम आप यूज़ कर सकते हो, वन साइडेड आइटम, करंट ट्रांसफ़र और यूनिलैटरल। इनका मतलब ये होता है कि वो पैसा जो हमें वापस नहीं करना होता, जैसे हमारे को किसी भी देश से सपोज करो एग्जांपल के तौर पर कोई ग्रांट आती है, कहीं से हमें गिफ्ट प्राप्त होता है, या किसी कंट्री से हमें किसी प्रकार का कोई डोनेशंस प्राप्त होते हैं, तो ये सभी एंट्री हम लिखते हैं यूनिलैटरल। इसके अलावा आपको मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जो एनआरआई है, किसी अदर कंट्री में रह रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार की रेमिटेंस भेजता है, आपकी फैमिली के अकाउंट में पैसा आता है, तो आप उन सभी एंट्रीज को कैलकुलेट करोगे वन साइडेड आइटम्स के अंदर। और ग्रांट, गिफ्ट, डोनेशन और एनआरआई रेमिटेंस, ऑल दीज एंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दी करंट ट्रांसफ़र। और ये पैसा हमने वापस नहीं करना होता, इसलिए इसको वन साइडेड लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है केस गुड्स का। तो गुड्स हमें पता ही है कि ये हमारे पास एक टेंजिबल आइटम्स हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पे आता है हमारे पास इनविजिबल। अब इनविजिबल जो आइटम्स हैं वो हमारे पास होती हैं बेसिकली दो टाइप की। इनविजिबल आइटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होती है ये फैक्टर की फॉर्म में, और दूसरा होता है ये नॉन फैक्टर की फॉर्म में। अब जैसे कि हमें इकोनॉमिक्स के अंदर पता है कि जो फैक्टर है हमारे चार टाइप के होते हैं प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर के अंदर हम किसी प्रकार की सर्विस, जैसे हमारे को किसी कंट्री को सपोज करो शिपिंग की सर्विस दे रहे हैं, हम बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम इंश्योरेंस की सर्विस है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी आइटम्स को हम बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब जो फैक्टर वाला पार्ट है इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। अब जो ये 3 वाली एंट्री हैं इनको हम एक पार्ट में रखेंगे और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 3 या 4 में भी आपने इस एंट्री को पढ़ा होगा जब आपने नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर इसको हम नाम देंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम। और इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की इनकम आती है, RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो आप इसको RIP के नाम से याद रख सकते हो, रेंट, इंटरेस्ट और एक आइटम है हमारे पास इसके अंदर प्रॉफिट। देखो इसको हम इन्वेस्टमेंट इनकम क्यों बोलते हैं, जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप रेंट नहीं गेन कर पाओगे। आपने सपोज करो किसी जगह पर कोई प्लॉट लिया है, उस प्लॉट के ऊपर आपने 50 लाख रुपए लगाया, तो आपने उसको बाद में रेंट के लिए दिया, ठीक है। तो रेंट कब जनरेट होगा, जब आप उस प्लॉट के ऊपर पहले क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट। आप किसी को पैसा दोगे यूज़ करने के लिए, वो भी आपकी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है और उससे आपको जनरेट होगा इंटरेस्ट। प्रॉफिट भी तब होगा जब आप कोई बिजनेस करोगे, तो बिजनेस में भी हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो ये वो 3 इनकम है जो जनरेट होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट करने से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। और इसी का हम न्यूमेरिकल के अंदर नाम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जो लेबर है इसके वाले पार्ट को हम वर्ड यूज़ करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा होगा। लेबर को कंपनसेशन है जो वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपने 4 टाइप की एंट्रीज हैं जो पिछले चैप्टर में 4th में पढ़ी हैं कि लेबर को एक तो मिलती हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश, दूसरा आपको इसके अंदर मिलता है पे इन काइंड जिसको हम अकोमोडेशंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटीज़ बाय द एम्प्लॉयर्स, जैसे हमारा EPF वगैरह है, ये एंट्री इसके अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आती है एक रिटायरमेंट की पेंशन। ये 4 जो एंट्रीज़ हैं वो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको टर्म याद रखनी है वो एक ही टर्म याद रखनी है, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये ओवरऑल एक चार्ट है करंट अकाउंट का, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे इनके अकाउंट्स कि करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास कौन से टाइप के बैलेंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम इस एंट्री की बात करें जिसके अंदर सिर्फ गुड्स आती हैं, तो गुड्स के बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो पहला अकाउंट इसके अंदर हमारे पास बनेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस एम। एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट है, m का मतलब यहाँ पर इम्पोर्ट है। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ दी मर्चेंडाइज वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, इसके लिए गुड्स वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, इसके अंदर विजिबल आइटम्स यूज़ कर सकते हो। तो जितना भी हमारा गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसके बैलेंस को बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये पहला अकाउंट है इसके अंदर जो आप यूज़ करोगे। नंबर 2 पर हमारे पास इसके अंदर आता है गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। अब ये वाला पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस कैसे निकलता है। अब गुड्स से तो हमें क्लियर हो गया कि ये गुड्स इसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस बैलेंस के अंदर हमारे पास एक तो यही आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो आपका गुड्स के अंदर ही डील करता है। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हमारा बैलेंस हो गया गुड्स का। अब बात आती है सर्विस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सर्विस हमारे पास 2 टाइप की, एक फैक्टर सर्विस और एक नॉन फैक्टर सर्विस है। तो जब सर्विस बैलेंस हम निकालते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ कौन सी एंट्री यूज़ करते हैं, ओनली नॉन फैक्टर सर्विस। हम फैक्टर सर्विस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये वाला इसके अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर आता है इनविजिबल बैलेंस। अब इनविजिबल बैलेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि गुड्स को छोड़कर, क्योंकि गुड्स हमारे पास विजिबल हैं, लेकिन जो बाकी सारी एंट्रीज बच गई ना उन सभी के बैलेंस को बोलते हैं इनविजिबल बैलेंस। अब देखो हमारे पास लेफ्ट क्या बचता है, इनविजिबल के अंदर सर्विस भी आती है, इनविजिबल के अंदर यूनिलेटरल भी आता है। अब सर्विस के अंदर 2 पार्ट आते हैं, तो एक इसका बैलेंस, एक इसका बैलेंस और एक इसका बैलेंस। ये तीनों बैलेंस हमारे पास इनविजिबल है। अब इन तीनों के बैलेंस को अगर ऐड कर दें तो उसको बोलते हैं हम ओवरऑल इनविजिबल बैलेंस। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा x माइनस एम ऑफ द फैक्टर सर्विस प्लस x माइनस एम ऑफ द नॉन फैक्टर बैलेंस और प्लस x माइनस एम ऑफ यूनिलैटरल।
यूनिलैटरल के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो वन साइडेड आइटम। अब ये तीनों का जो ओवरऑल बैलेंस आएगा उसको हम बोलते हैं इनविजिबल बैलेंस। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सर्विस और यूनिलैटरल की जितनी भी एंट्रीज है इन सभी के बैलेंस का नाम है हमारे पास इनविजिबल बैलेंस, और इसके बैलेंस को बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस आएगा उसको बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। अब करंट अकाउंट का मतलब ओवरऑल। अब ओवरऑल कैसे निकलेगा, एक तो इन दोनों का बैलेंस निकाल लेंगे। इन दोनों के बैलेंस को हमने नाम दिया था इनविजिबल, इसके बैलेंस को नाम दिया था बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इट मीन्स फॉर्मूला क्या बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो आप इसको लिखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो ये टोटल आपका बन गया करंट अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ से मैं वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और जो फिशर रिजर्व का बैलेंस है, फिर ओवरऑल बैलेंस, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं।